अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टार्ट किया था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज़ में हमने फ़र्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था जो कि थी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के बाद अगर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो भी उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो कि है सॉल्युबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ आइस। हम इसको डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल होता है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ आइस को जब डिस्कस करेंगे कि आइस जो उसकी फॉर्मेशन होती है या फिर आइस का जो आगे प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। सबसे पहले हम आते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर कि यहाँ पे आपने प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी होगी कि सॉल्युबिलिटी के लिए एक रूल अप्लाई होता है। वो कौन सा होता है? लाइक डिज़ोल्व लाइक, मतलब एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में हल होंगी। अगर वो कोई भी सब्सटेंस आपके पास पोलर है तो आप उसको पोलर में डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई सब्सटेंस आपके पास नॉन पोलर है तो आप उसको नॉन पोलर में डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एक सॉल्युबिलिटी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम इस तरह करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस जो कि पोलर है, अगर मैं उस पोलर को नॉन पोलर में डिसॉल्व करना चाहूँ, या कोई ऐसी चीज़ जो कि नॉन पोलर है उसको पोलर में डिसॉल्व करना चाहूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, ये हमने टॉपिक, ये टर्म जो है प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि पोलर चीज़ें पोलर में डिसॉल्व होती हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व होती हैं। और हमें ये चीज़ पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमारे पास जो भी सब्सटेंस होंगे सारे के सारे पोलर होंगे। अगर कोई नॉन पोलर आता है उसमें, इसका मतलब वो सॉल्युबिलिटी के लिहाज से इनसॉल्युबल होगा। ठीक है ना, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो सॉल्युबिलिटी के लिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इसको आप नोट करेंगे। ये बुक से रिलेटेड हैं लेकिन बुक में नहीं होंगे, आपको ये इस तरह के टर्म्स नहीं मिलेंगे। अब देखें, एक चीज़ मैंने बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए वाटर में क्या चीज़ होती है? OH ग्रुप्स वाटर के अंदर मौजूद होते हैं। अगर आप वाटर के स्ट्रक्चर को देखें ना, OH इस तरह है कि आप अगर इसको देखें, इस साइड को, इस साइड में भी OH ग्रुप मौजूद है। अगर आप इस साइड को देखें तो इस साइड में भी OH ग्रुप मौजूद है। तो जितने OH ग्रुप ज़्यादा होते हैं उतना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, और दूसरा यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, अगर आपको किसी कंपाउंड के हाइड्रोजन बॉन्ड्स का पता है तो आप इस तरह कह सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कि उसके आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखें कि कौन सा कंपाउंड कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, कि जिस कंपाउंड के हाइड्रोजन बॉन्ड्स जितने ज़्यादा वो बना रहा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होगी, वो उतना जल्दी से वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है ना, अब इसमें देखें, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स को यहाँ पे पुट किया गया है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है एथेनॉल, सेकंड यहाँ पे मेंशन की गई है कार्बोक्सिलिक एसिड, और थर्ड यहाँ पे है हाइड्रोकार्बन्स। इनको आप लोग देखेंगे और से कि फर्स्ट हमारे पास है एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। इसका फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H5OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल। अब देखें, इसके अंदर आपको OH ग्रुप नजर आ रहा है, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस हो सकता है। सबसे सिंपल चीज़ें चेक करने की। इसके अलावा और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं। अगर फ्लोरीन है, अगर फ्लोरीन से रिलेटेड कोई कंपाउंड आ जाता है, नाइट्रोजन है, ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं ना। लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे OH ग्रुप अगर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में OH ग्रुप क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा वाटर के साथ। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया, ये आपका एथेनॉल का स्ट्रक्चर है। जैसा कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला था ना, यहाँ पे मैंने इसको ओपन करके लिखा हुआ है। ये क्या था? शुरू में C2H5 था। अगर इसको मज़ीद ओपन करके आप लिखें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं CH3CH2OH। ये यही चीज़ है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन लिखा है। C कितने हैं? कार्बन 2 हैं तो यहाँ पे C2। H कितने हैं? टोटल 5 हैं, ये वाले जो इन कार्बन के साथ अटैच थे, 5 एंड OH। इसी को मैंने यहाँ पे मज़ीद ओपन किया है। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं? 3, आपने 3 लगा दिए। सेंट्रल कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम हैं? 2, ये 2 मैंने इसी तरह लगा दिया ओपन करके। और साथ क्या है? ये OH ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये इसका जो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये हाइड्रोजन वाला जो पार्शियल पॉजिटिव है, जब इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा एथेनॉल के O के साथ, तो आपके पास ये जो अट्रैक्शन क्रिएट होगी इन दोनों के दरमियान में, उसको हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमने क्यों कहा? क्योंकि मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन में एक पॉइंट लिखवाया था जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता है। वो क्या था कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना, और इसके साथ कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए हाइड्रोजन एटम,
एक चीज़ ये थी। और इसके आगे क्या होना चाहिए, यही जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था आगे भी ये एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। अगर इस तरह की इसके आगे हाइड्रोजन है या नहीं है उसका कोई मसला नहीं, लेकिन ये चीज़ आप देखेंगे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम और उसके आगे फिर से अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इनमें से कोई आ जाता है तो इनके दरमियान में जो अट्रैक्शन क्रिएट होती है इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब सेम वही करैक्टर आपको यहाँ पे नजर आएगा। देखें ये क्या चीज़ है, ऑक्सीजन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर भी ऑक्सीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सेंटर में क्या है हाइड्रोजन एटम जो कि ऑक्सीजन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है। सेम वही चीज़ यहाँ पे अगर आपको वो प्रॉपर्टीज़ नजर आ रही हैं तो मतलब यहाँ पे जो अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहाँ पे सॉल्युबिलिटी लाजमी होगी, वो सॉल्युबल होगा, वो वाटर में बड़ी तेज़ी के साथ डिज़ोल्व होगा। और जितना नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे उतना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। MCQ आता है पेपर में कि आपको डिफरेंट कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताएं दो पेयर की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल जैसे था वाटर एंड एथेनॉल, एक ये इस तरह का आपका जो है ऑप्शन बनेगा। दूसरा आ सकता है फॉर एग्जांपल वाटर एंड ग्लाइसरोल, ठीक है ना। इसी तरह वाटर एंड हाइड्रोकार्बन्स, वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप बताएं कि इनमें से कौन सा पेयर होगा जिसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, तो आप देखेंगे कि किसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स किसके अंदर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा हैं। जितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे उतना उसके अंदर सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस ज़्यादा होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को देखने के लिए अगर आपको इस तरह के ग्रुप्स दिए गए हैं जहाँ पे OH ग्रुप मौजूद है तो आप देखेंगे कि कितने OH ग्रुप मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हम ये चेक कर रहे हैं कि आपके पास एक पॉइंट है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को चेक कर रहे हैं कि इसमें एक मैं स्ट्रक्चर में बनाता हूँ CH2, इसके साथ मैं एक OH ग्रुप यहाँ पे लगा देता हूँ, दूसरा CH इसके साथ एक ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, तीसरा CH2 इसके साथ एक ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसके पास कितने OH ग्रुप हैं, 3। मतलब ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 3 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। इधर एक वाटर मॉलिक्यूल इधर अटैच होगा, एक इधर अटैच होगा, एक इधर अटैच होगा, सेम इस तरह जिस तरह से ये अटैच किए हैं। तो ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, 3। इसके साथ अगर आप दूसरा यहाँ पे कोई ऑप्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ एथेनॉल का ये वाला, इसका मैं फार्मूला लिख रहा हूँ CH3CH2OH। अब इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, OH ग्रुप्स हैं, एक है। तो मतलब इसने कितने नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने हैं, एक बनाना है। तो इसके नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं 3 हैं, इसमें कितने आएंगे, एक बनेगा। और इसके साथ जितने भी इस तरह से आएंगे तो आप उनको इस तरह से चेक करेंगे और बताएंगे कि उसके अंदर किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और जितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा बनेंगे उतना उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली ये फैटी एसिड्स होती हैं। तो इनके हम सिर्फ यहाँ पे मैंने R वर्ड यूज़ किया। R का मतलब एक जनरल वर्ड है, इसकी जगह पे हम कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स लगाते हैं। इसकी जगह पे एक कार्बन लगाया जा सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना नंबर जिसको इंक्रीज़ करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन सॉल्युबिलिटी के लिहाज से जब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, यहाँ पे कंडीशन यूज़ करनी है कि आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड की टाइप्स बनेंगी क्या सारे के सारे सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस शो करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो स्मॉल ग्रुप्स होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, इस R की जगह पे अगर कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 अगर इतने कार्बन लगे हों, 4 कार्बन तक जो हैं वो सॉल्युबल हो सकती हैं वाटर के अंदर। अगर आप वाटर इसके अंदर कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, 10, 12, 15, 18 कार्बन अगर यहाँ पे लगे हैं तो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। जो स्मॉल ग्रुप्स होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस शो कर सकते हैं और वो वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं। अगर लार्ज ग्रुप लगा होगा यहाँ पे R की जगह पे तो वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। और उसके अंदर भी सेम इसी तरह से आप उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। ये R ग्रुप जनरल फॉर्म में आ जाएगा। ये आपके पास है COO जिसको मैंने यहाँ पे ओपन करके लिखा है। एक ऑक्सीजन C डबल बॉन्डेड O आ जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। जो कार्बन जो है डबल बॉन्डेड अटैच है, इसके आगे आ जाता है कार्बन ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एटम है। अब ये जो ऑक्सीजन है, आपको पता है कि एक ऑक्सीजन एटम के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। अब अगला जो आएगा वाटर का मॉलिक्यूल, इसके साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो इसका वाटर का जो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है ये ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन क्या पार्शियल नेगेटिव है ना, ये इसके साथ इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं। और अगर हम कंडीशन देखें कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या थी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके साथ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा और साथ वालों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा।
इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम वो कोवलेंटली बॉन्डेड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जो कि ये आपको नजर आ रहा है। उसके आगे क्या चीज़ है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ उसकी जो है अट्रैक्शन होनी चाहिए, तो उस अट्रैक्शन को हम नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का, जो कि इसके अंदर मौजूद है। ठीक है ना। अब उसके बाद थर्ड एग्जांपल आपको में मेंशन है हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बेसिकली, हाइड्रोकार्बन्स के जितने भी आपको टाइप्स मिलेंगे सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन्स आपके पास देखें, ये हाइड्रो एक वर्ड है और कार्बन दूसरा वर्ड है, मतलब हाइड्रो से हाइड्रोजन और ये कार्बन आ जाएगा। मतलब ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हों उनको हम हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। इनके डिफरेंट टाइप्स हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये सारे हाइड्रोकार्बन की टाइप्स के अंदर आते हैं। और अल्केन से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे या अल्काइन से रिलेटेड होंगे या अल्कीन से रिलेटेड जितने भी टाइप्स आएंगे, जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे, वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है ना। अब जब वो नॉन पोलर है तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाईली पोलर होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, हम उनको जस्ट पोलर भी नहीं कह सकते, वो हाईली पोलर होते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स होते हैं। तो इस वजह से अब देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो शो करेंगे ना, वो जो कंपाउंड्स होंगे वो हाईली पोलर होंगे। ठीक है ना। लेकिन हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, नॉन पोलर हैं। तो वो एक हाईली पोलर है, एक नॉन पोलर है। क्या ये सॉल्युबिलिटी का रूल था, इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा। हमने क्या कहा था कि पोलर पोलर में, नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। आप कभी भी किसी नॉन पोलर को पोलर में डिसॉल्व नहीं कर सकते। वाटर हमारे पास क्या होता है, पोलर होता है। अब ये हाइड्रोकार्बन्स क्या है, नॉन पोलर है। तो आप कभी भी इन नॉन पोलर को, मतलब हाइड्रोकार्बन्स को, कभी भी आप वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हाइड्रोकार्बन हमारे पास है CH3CH2। ये कंपाउंड आपके सामने, आप देखिए इसमें दो ही एटम हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ये दो एटम से मिलकर आपके पास एक कंपाउंड बना हुआ है। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो इथेन है, इसको बोलते हैं इथेन, ये इथेन है, इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करूँ, क्या ये पॉसिबल है? ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो ये नॉन पोलर कभी भी पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का प्रोसेस खत्म हो जाता है, मतलब ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, हाइड्रोकार्बन्स। तो नेक्स्ट देखें, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एथेनॉल से रिलेटेड कि एथेनॉल इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, गिव रीज़न। तो आपने रीज़न क्या देनी है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और आपने इनके स्ट्रक्चर्स भी शो करके बताने हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड पूछा जाता है तो दोनों में आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका रूल बताना है। ये जो मैंने यहाँ पे बता दिया, आई थिंक आपकी बुक में मेंशन ना हो, तो पहले उसका रूल बताएंगे सेम इसी तरह से कि पोलर पोलर में, नॉन पोलर। आप एक प्रॉपर एक वे में इसको लिख देंगे, एक लाइन के अंदर इसको, फिर इसको, फिर लाइक डिसॉल्व लाइक हमारे पास सॉल्युबिलिटी रूल होता है। जो इसको फॉलो करेगा वो तो डिसॉल्व होगा, जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है। फिर आप उसके स्ट्रक्चर्स को या जो भी आपको एग्जांपल दी जाएगी उसको उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ आइस, कि अगर हम आइस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें तो हमारे पास आइस जो होती है वो किससे मिलकर बनती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना आइस के अंदर। वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक रेगुलर पैटर्न से एक दूसरे के अंदर अरेंज होते हैं, तो हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर बनता है, एक प्रॉपर पैटर्न बनता है, उसको हम आइस का नाम देते हैं। अब जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है, जो आपस में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अटैचमेंट शो करते हैं, तो स्ट्रक्चर कौन सा बनता है वाटर के अंदर, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्रा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टेट्रा एक वर्ड है, टेट्रा का मतलब होता है 4, और दूसरा वर्ड है हेड्रल। ये वर्ड हेड्रॉन से ड्राइव किया गया है। हेड्रॉन का मतलब होता है कॉर्नर्स। ठीक है ना। अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रोसेस है, ये इसके अंदर मेन जो यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो सेंटर में है, वो ऑक्सीजन एटम है। अगर आप जस्ट ऑक्सीजन एटम को ही देख लें तो ऑक्सीजन एटम जो स्ट्रक्चर बना रहा है, जो बॉन्डिंग शो कर रहा है, जो अपनी एक शेप बना रहा है, जो उसकी ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, सेपरेट में बना रहा हूँ यहाँ पे, ये एक ऑक्सीजन एटम है। ठीक है ना। इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O होता है ना, इसके साथ डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है। वाटर के मॉलिक्यूल में ये 2 हाइड्रोजन एटम इसके अंदर हैं, एक हाइड्रोजन एटम इस जगह पे और एक इधर। और आपको पता है कि ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम के अलावा और भी कोई चीज़ होती है, वो होते हैं 2 लोन पेयर्स, एक ऑक्सीजन एटम के पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लोन पेयर इस साइड पे है, एक लोन पेयर इस साइड पे लगा हुआ है। ठीक है ना। तो लोन पेयर के देखें, ये बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड में भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना। और जो लोन पेयर हैं वो भी तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना।
तो वो भी तो स्पेस अपनी जो है वो कवर कर रहे होंगे। तो मैं इसको इन लॉन पेयर्स को मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ कि एक लॉन पेयर इतनी शेप जो इतनी स्पेस कवर कर रहा है, दूसरा लॉन पेयर इतनी स्पेस कवर कर रहा है। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है जो कि वाटर के अंदर मौजूद होता है। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं जो कि वाटर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और उसी ऑक्सीजन एटम के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को अभी गौर से देखें तो आपके पास ये किस शेप में आ रहा है, देखें ये आपके पास इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके कितने कॉर्नर्स हैं? 4। तो 4 के लिए हमने क्या कहा था? टेट्रा। और कॉर्नर्स के लिए वर्ड यूज़ किया था हमने हेड्रॉन का। ठीक है ना, जब आप एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा टेट्राहेड्रल, इसका जो है वाटर का स्ट्रक्चर होता है, और कॉर्नर्स होंगे टेट्राहेड्रॉन, उनको नाम देंगे हम। ठीक है, अब सेम ये प्रॉपर्टी वाटर का अगर स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे बना हुआ है ना, वाटर के मॉलिक्यूल अगर आप चेक करें तो वाटर का एक मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन एटम की बात नहीं कर रहे, अगर आप वाटर के एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? एक मॉलिक्यूल, वो आपके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इस साइड पे बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इस साइड पे बने हुए हैं। अगर आप प्रॉपर इसकी शेप यहाँ पे भी बनाना चाहें, देखें ये जो मैंने जिसको रेड से शो किया है, ये आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल जो कि सेंटर में है। अगर आप इसकी शेप बनाना चाहें, देखें ये इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। तो हर मॉलिक्यूल इसी तरह से अपने आप को अरेंज करेगा। वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब अगर हम वाटर को जब हम चेक करते हैं, वाटर जो है लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। यहाँ पे नजर आ रहा है आपको डायग्राम के अंदर ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया हुआ है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच है। इस तरह ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से, ये आगे किसी और मॉलिक्यूल से अटैच होगा, मतलब हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होता है, मुंसलिक होता है। तो इस वजह से हमने कहा कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड स्टेट में, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ किसी न किसी फॉर्म में अटैच होते हैं, जो कि उनके अटैचमेंट का प्रोसेस कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब एसोसिएशन का जो प्रोसेस है इनके अंदर, ये जो बॉन्ड है, क्या ये जो बॉन्ड बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल था, ये दूसरा मॉलिक्यूल था, इनके दरमियान में ये जो आपको अट्रैक्शन नज़र आ रही है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड परमानेंट है? ये कभी नहीं टूटेगा, ये वैसे का वैसा ही रहेगा? ऐसा नहीं है कि वाटर के अंदर लिक्विड स्टेट में जो भी आपके पास चीज़ होती है लिक्विड स्टेट में, वो मोबाइल फॉर्म में होती है, उनके मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, और उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, चाहे जिस तरह की भी बॉन्डिंग मौजूद है, चाहे उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डायपोल फोर्सेस हैं, या उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, जो भी उसके अंदर बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग बनती भी रहती हैं और टूटती भी रहती हैं। रीज़न क्या आएगी? रीज़न उसकी ये है कि जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड स्टेट में, वो मोबाइल फॉर्म में होते हैं, वो हरकत करते रहते हैं। अब इसके अंदर भी ये प्रोसेस है कि वाटर के मॉलिक्यूल में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह, क्योंकि इसके अंदर हाई पोलैरिटी जो है मौजूद है, जितना पोलैरिटी ज़्यादा होती है उतना जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अब इसमें जो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड परमानेंट नहीं है लिक्विड स्टेट में। वाटर के मॉलिक्यूल्स में ये बॉन्ड्स बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। उनके लिए आपकी बुक में एक वर्ड यूज़ हुआ है, ब्रेक्स एंड रिफॉर्म्स। ये जो एसोसिएशन का प्रोसेस है, ये बनता भी रहता है और टूटता भी रहता है। रीज़न क्या है इस चीज़ की? रीज़न आ जाती है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोबाइल, के वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगातार हरकत करते रहते हैं, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल ये था, अगर कोई और मॉलिक्यूल आता है वो इसके साथ अटैचमेंट शो करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये अगले के साथ बन जाएगा। मतलब इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स में अटैचमेंट होती रहती है। अब इसी तरह अगर हम देखें, ये तो वाटर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट था, हम आते हैं आइस की तरफ कि अगर आइस को देखें तो आइस के अंदर किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आइस का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। आइस के अंदर भी सेम क्या होता है, यही वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना आइस के अंदर। तो जस्ट चेंज किस चीज़ का आएगा, इसमें चेंज आता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से आइस की एक प्रॉपर शेप बनती है। ठीक है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पे बताया कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो शेप किस तरह की, ज्योमेट्री किस तरह की बना रहा है, टेट्राहेड्रल बना रहा है। लेकिन जब आप आइस की बात करेंगे तो आइस के अंदर जो ज्योमेट्री होती है वो होती है हेक्सागोनल ज्योमेट्री होती है। ये हेक्सागोनल जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है या टेट्राहेड्रल का, इनको गौर से देखना है। ये आपके पास आपके पेपर में एज अ MCQs भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ आइस। तो आइस की जो ज्योमेट्री होती है वो हेक्सागोनल होती है, टेट्राहेड्रल नहीं होती। अब इसके अंदर हम इसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, इसको पहले देख लें फिर उनके प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। कि डेंसिटी के लिए हमें हमारे पास एक फार्मूला होता है, D = m/v। ठीक है ना, D इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/v। अब m क्या होता है, मैस, वॉल्यूम, v क्या है, वॉल्यूम, और D से डेंसिटी। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, D से है डेंसिटी, m से मैस एंड v से वॉल्यूम। अब
हमने कहा कि जो वाटर जो आइस का स्ट्रक्चर बनता है उसमें बेसिक चीज़ क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है। तो वाटर के मॉलिक्यूल जितने भी हों, फॉर एग्जांपल आप 10 20 100 सैकड़ों मॉलिक्यूल ले लें, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब का जो मैस होगा वो क्या होगा, सेम। मैस क्या होता है, सेम होता है। मतलब मैस का तो इफेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया ना। अब दूसरी क्या चीज़ आ जाती है कि हम ये देखेंगे हम सिर्फ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जो आपस में अरेंज हो रहे हैं। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम का एक इफेक्ट आता है कि अगर वो मॉलिक्यूल जिनका मैस तो सेम था लेकिन उनके अरेंजमेंट की वजह से जो आपके पास एक स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अंदर चेंज आता है वॉल्यूम की वजह से, ठीक है ना। अब ये वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये वॉल्यूम डिपेंड कर रहा होता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना। अगर हमारे पास जो भी आपके पास वाटर था, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चार्ल्स लॉ के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, आपके पास जो भी सबस्टेंस लिक्विड्स वगैरह या गैसेस होती हैं, जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनके दरमियान जो वॉल्यूम होता है, उनका जो वॉल्यूम होता है उस सबस्टेंस का जो भी आपके पास था उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो बढ़ जाती है। अगर आप टेम्परेचर कम करती हैं तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब देखें डेंसिटी और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है यहाँ पे। अगर एक चीज़ बटे में आ रही है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो दूसरे के इन्वर्स होती है। डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हम वॉल्यूम को टेम्परेचर से रिलेट करें तो टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाएंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्स हैं। इस बात को और से समझना है आप लोगों ने कि डेंसिटी का जो रिलेशन है वॉल्यूम से वो इन्वर्स है। अगर आप वॉल्यूम की प्रॉपर्टीज़ को टेम्परेचर से रिलेट करते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर के कम करने से वॉल्यूम कम हो जाता है। अगर इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लेके आते हैं कि वॉल्यूम जैसे ही टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर का फिर क्या रिलेशन हो जाएगा, जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया वॉल्यूम बढ़ा, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर को डेंसिटी से रिलेट करें, टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी कम, टेम्परेचर के बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब इसी तरह अगर हम टेम्परेचर जो है वाटर का, आपके पास वाटर है, आप उसका टेम्परेचर कम कर दिया, आपने टेम्परेचर कम किया तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी। टेम्परेचर के कम करने से डेंसिटी बढ़ेगी ना, इन्वर्स का साइन है। तो टेम्परेचर आपने वाटर का कम किया, जैसे ही वाटर का टेम्परेचर कम करेंगे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करेंगे, एक रेगुलर पैटर्न में आने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर पैटर्न में आते हैं, उनकी शेप एक रेगुलर शेप बनती है, तब उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया था ताकि आप लोगों को बनाना आ जाए। मैं इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ड्रा करता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। ये आइस का स्ट्रक्चर आप गौर से देखेंगे कि आइस का स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। आपने बेंजीन का नाम सुना हुआ है ना, बेंजीन की शेप किस तरह की होती है, इस तरह से हम बेंजीन को बनाते हैं, ऐसे इसमें सर्कल सा होता है। तो ये जो एक इस तरह एक साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है, एक बेंजीन की तरह का एक स्ट्रक्चर है। तो आप ये माइंड में रख लें कि ये जो कॉर्नर्स हैं, जब आप आइस का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ना, तो ये जो कॉर्नर हैं आप ये समझें कि हर कॉर्नर पे एक ऑक्सीजन एटम मौजूद है। सबसे आसान तरीका है स्ट्रक्चर बनाने का, हर एक कॉर्नर पे एक ऑक्सीजन एटम मौजूद है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे कॉर्नर सब जो है ना, दरमियान में जो बॉन्ड है ये शो नहीं करूँगा, जस्ट मैं कॉर्नर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। एक ऊपर वाला कॉर्नर, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम, एक साइड वाला कॉर्नर, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे आ जाएगा, एक साइड वाला ये वाला कॉर्नर, एक ऑक्सीजन एटम मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है ना। एक नीचे ये वाला कॉर्नर है, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे आ गया, एक ये वाला, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जस्ट अभी मैंने कौन सा ड्रॉ किया, ऑक्सीजन एटम्स को ड्रॉ किया। अब आपको पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल में क्या चीज़ होती है, वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। वो बॉन्डिंग किस तरह से करते हैं, एक का H पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे जो बॉन्डिंग है ये थोड़ी मैंने यहाँ पे गलत बना दी थी, ये बॉन्डिंग इससे होगी, ठीक है ना, हाइड्रोजन से नहीं होगी। ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा इस तरह से। अब देखें हर एक का ऑक्सीजन एटम बना हुआ है वाटर के मॉलिक्यूल का। अब आपने क्या करना है, इनके साथ 2-2 हाइड्रोजन एटम अटैच करने हैं। ये 2 हाइड्रोजन एटम जो अटैच होंगे वो किस तरह से अटैच होंगे कि एक का
पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम दूसरे के नेगेटिव से अटैचमेंट शो करेगा ना, तो हम किस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये वाटर का मॉलिक्यूल, इसका एक हाइड्रोजन एटम ये वाला और दूसरा हाइड्रोजन एटम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एक मॉलिक्यूल। इसी तरह दूसरा मॉलिक्यूल ये H और H, एक H को आपने इस तरह एक परफॉर्म में लेके जाना है ताकि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सके। इसी तरह ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ इधर हाइड्रोजन एटम इसकी साइड पे जाएगा। इसका जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम है, इसका एक हाइड्रोजन एटम इस जगह पे, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। ये ऑक्सीजन एटम, इसका हाइड्रोजन एटम एक इस जगह पे और दूसरा आपने इस साइड पे शो करना है। सेम इसी तरह से एक इसका हाइड्रोजन एटम इसके सामने और दूसरा इस साइड पे आप शो कर देंगे, ठीक है ना। अब आपके पास ये वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल आपस में अटैचमेंट कैसे शो करेंगे। ये वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं आपस में जो अटैचमेंट करते हैं, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पार्शियल नेगेटिव। ये इसका पार्शियल नेगेटिव है और दूसरे का हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे। इस तरह ये दोनों आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे, ये दोनों आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे इस तरह से। अब देखें आपके पास ये स्ट्रक्चर जो है एक हेक्सागोनल शेप बन चुकी है, ठीक है ना। हमने क्या कहा कि वाटर के स्ट्रक्चर जो होता है किस फॉर्म में होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। अब ये हेक्सागोनल आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है, वो इस तरह से आप इसकी शेप को ड्रॉ करेंगे। आप देखें ये जो है जब एक इस तरह से आपस में अरेंज हो जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो ये मूव नहीं कर रहे। अब जब आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कभी मूव नहीं कर पाएंगे, तो इनके दरमियान जब ये आपस में एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं तो इनके दरमियान यहाँ पे एयर कंडेंस हो जाती है। वाटर के मॉलिक्यूल जब आप अपने आप के तरह अरेंज करते हैं ना, तो जब ये बॉन्ड बन जाते हैं तो इनके दरमियान में यहाँ पे एयर कंडेंस फॉर्म में चली जाती है। तो हम कहते हैं कि एयर के आइस के अंदर जो है कितने % स्पेसेस एक्स्ट्रा होती हैं, वाटर की निस्बत 9% जो स्पेसेस होती हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं। तो यहाँ पे 9% स्पेसेस एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाती हैं वाटर की निस्बत, जिसकी वजह से जो आइस होती है वो फ्लोट करती है। ये आगे हम इस चीज़ को बात कर रहे हैं इस चीज़ की। अब देखिए हमने बात की कि एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं जब वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे और उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी। और इन एम्प्टी स्पेसेस का मतलब क्या होता है कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एयर कंडेंस फॉर्म में चली जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर का एक स्ट्रक्चर बनता है वो फ्लोट करना शुरू कर देता है, वो वाटर के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। अब इस वजह से यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ सकता है डेंसिटी ऑफ आइस के नाम से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी पूछा सकता है कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, कि बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है। तो ये क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है, आपने उसी तरह इसका आंसर देना है और लास्ट पे आपने आइस का स्ट्रक्चर लास्ट में ड्रा करना है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इसको और से आप लोग देख लेंगे, बल्कि इसके अंदर उसको डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो आ जाता है इसी से रिलेटेड, इसी के आगे यहाँ पे जो मैंने एक क्वेश्चन रेज़ किया था वो था कि अगर हम स्ट्रक्चर को रिलेट करते हैं, आपके पास जो आइस का स्ट्रक्चर है और वाटर का स्ट्रक्चर, उसमें क्या चीज़ बेसिक मैंने क्या बताया था कि आपके पास ऑक्सीजन एटम होता है सेंटर में, ठीक है। अगर आप इसको रिलेट करें डायमंड के साथ, कि आपके पास अगर यहाँ पे जो है आप रिलेट करते हैं, इसी के आगे का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं, कि अगर हम आइस को रिलेट करते हैं डायमंड के साथ। डायमंड क्या चीज़ होती है, डायमंड एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड होता है जिसके अंदर सारे के सारे कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर डायमंड में सारे कार्बन एटम्स होते हैं जो कि आपस में अटैच होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर बेसिक चीज़ कार्बन एटम है और आइस के अंदर जो हम बेसिक चीज़ स्टडी करेंगे वो क्या चीज़ आ जाएगी इसमें, आइस के अंदर जो है ऑक्सीजन एटम हम सामने रख के बात करेंगे, ठीक है ना। अब कार्बन को अगर देखें, कार्बन कार्बन से अटैच हो तो डायमंड के अंदर स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, ये कार्बन एटम्स आपस में इस तरह से अटैच होते जाते हैं, ये सारे कार्बन एटम्स आपस में अटैच होंगे। ये डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर जो है इस तरह से अटैचमेंट होती है, सारे के सारे कार्बन एटम्स होती हैं इस तरह से अरेंज होते जाएंगे। और कार्बन का आपको पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो हर कार्बन एटम अपनी 4 वैलेंसी जो है वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। आप देखें, अब इसका जो स्ट्रक्चर है डायमंड का, आप सिर्फ सेंट्रल कार्बन कोई भी एक ले लिया, आप उसको रिलेट करें वाटर के साथ। आप देखें सेंट्रल कार्बन है ना, इसको देखें ये ऊपर इस कार्बन से अटैच है एक बॉन्ड, ये इस तरह से, और इधर भी ये बन रहा है और इधर भी है और इधर भी है। इसके कॉर्नर्स कितने हैं, 4 हैं। तो 4 कॉर्नर्स हैं। जो कार्बन एक बेसिक चीज़ है जो कि डायमंड में है। ये कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रही है, कार्बन, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बन रहा है टेट्राहेड्रल, ठीक है ना।
एक कार्बन एटम अदर 4 कार्बन एटम से जैसे ही अटैच होता है तो शेप कौन सी यहाँ पे बनती है, ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, जो कि डायमंड के अंदर मौजूद है। और इसी तरह हम अगर आइस को देखें तो आइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे आइस को देखें या आप इसी के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हैं। वाटर के मॉलिक्यूल में बेसिक क्या चीज़ है, ऑक्सीजन होता है ना। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन किस तरह से अटैच है, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम से और पीछे 2 लोन पेयर से अटैच है। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर भी कौन सा बन रहा है, टेट्राहेड्रल है। कार्बन भी टेट्राहेड्रल शेप शो कर रही है डायमंड के अंदर, और आइस या वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है, सिर्फ ऑक्सीजन एटम की यहाँ पे बात करेंगे तो ऑक्सीजन एटम जो स्ट्रक्चर शो करता है वो कौन सा होता है, वो भी टेट्राहेड्रल होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो आइस का स्ट्रक्चर होता है वो रिलेट करता है डायमंड के साथ। ठीक है, इन दो पॉसिबिलिटी की बुनियाद पर कि जो कार्बन और अगर ऑक्सीजन को स्टडी करें इनमें तो इनकी जो शेप्स होती हैं वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो आइस से रिलेट करता है। ठीक है ना, ये एक अलग से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बर्फ़बारी होती है वहाँ पे ऊपर एक इस तरह का एक फ़र्श बिछा होता है बर्फ़ का, तो उसके नीचे कुछ एक्वाटिक लाइफ जैसे प्लांट्स या उसमें फिशेस वगैरह होती हैं वो उसके अंदर जो है ज़िंदा रहती हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, तो देखिए यहाँ पे है। इसी तरह आपके बुक में ये क्वेश्चन भी बनता है कि एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव अंडरनीथ ऑफ वाटर, के अंडरनीथ ऑफ आइस, आइस के नीचे जो एक्वाटिक लाइफ है वो किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें ये है कि जब हम उनकी डेंसिटी को चेक करते हैं ना वाटर की, तो उसमें 2 चीज़ें आप याद रखेंगे। एक, उसकी डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होती है और उसके वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। दूसरा आप इसके अंदर देखेंगे कि अगर हम उसकी डेंसिटी को चेक करें 4 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे 2 टर्म्स आती हैं। हमने बात की कि जैसे ही हम वाटर का टेम्परेचर कम करते जाते हैं डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था हमने कि टेम्परेचर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जितना आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है ना, तो जिस तरह आपने इसके अंदर किस तरह का प्रोसेस है, पहले इसको देख लें 4 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे टेम्परेचर आप कम करते आ रहे हैं, कम करते आपके पास इस तरह का प्रोसेस होता है। ये समझें कि आपके पास इस तरह का एक बीकर है या कोई भी पॉन्ड है, कोई भी चीज़ है। जैसे ही इसके अंदर जो है ये वाटर है सारा, जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर के कम होने का इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसकी सरफेस के ऊपर पड़ेगा। ये वाटर ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स ऐसा ऐसा क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे इन्वायरमेंट का जो फॉर एग्जाम्पल ये सारा इन्वायरमेंट है उसका एटमॉस्फेयर है, तो इसका जैसे ही टेम्परेचर कम होगा एटमॉस्फेयर का तो इफेक्ट करेगा इस जो भी वहाँ पे पॉन्ड है या कोई, या फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर के अंदर आप बर्फ़ वगैरह जब बनती है उसका प्रोसेस भी सेम इसी तरह से होता है। जैसे टेम्परेचर कम होता है तो ये जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, उस पॉन्ड के, वाटर के ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। जैसे इनका टेम्परेचर कम होता है ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे क्रिस्टल्स बनेंगे। तो इसमें इस तरह का प्रोसेस होता है कि जैसे ही यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज हुए, प्रॉपर अभी तक उनकी शेप नहीं बनी आइस की, तो जैसे ये टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस का जो टेम्परेचर है अगर ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब पहुँच जाता है तब इसके अंदर जो आइस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो अरेंज होकर क्रिस्टल्स की फॉर्म में वो नीचे चले जाते हैं। उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, या हम वाटर की बात करें या आइस की अगर आप बात करें, तो आइस की जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है, क्योंकि उसमें अभी तक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हुई होती। उनमें अभी तक ये स्पेस जो है ना 9% ये उस वक्त क्रिएट नहीं हुई होती। तो जब